चैप्टर नंबर 6 पादप रोग प्लांट डिसीज। क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन करा के। पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन करा के। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। मीलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों। मीलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों। पौधे का अर्धपतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिवेरिएनम। पौधे का अर्धपतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिवेरिएनम के कारण। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। गन्ने का लाल सरंग रोग किसके कारण बनती है? क्लोस्ट्राइकम फैलिकेटम द्वारा। गन्ने का लाल सरंग रोग किसके कारण बनता है? क्लोस्ट्राइकम फैलिकेटम द्वारा। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग किसके लिए उत्तरदायी कवक है? सर्कोस्पोरा पार्थिनेटा द्वारा। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग किसके लिए उत्तरदायी कवक है? सर्कोस्पोरा पार्थिनेटा के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीनियर रोग होता है? स्क्लेरोपोरा ग्रेमिकोला। निम्नलिखित में से किस फसल के कारण बाजरे में ग्रीनियर रोग होता है? स्क्लेरोपोरा ग्रेमिकोला। आलू में होने वाले उत्प्रभावी अंगमारी रोग किसके लिए उत्तरदायी कवक है? किसके लिए उत्तरदायी कवक है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्शंस द्वारा। आलू में होने वाले उत्प्रभावी अंगमारी रोग किसके कारण उत्तरदायी कवक है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्शंस द्वारा। सिट्रिस कैंकर होता है नींबू का एक रोग। सिट्रिस कैंकर होता है नींबू का एक रोग। निम्नलिखित में से कौन से कवक जनित पादप रोग नहीं है? तंबाकू का मोज़ेक रोग। निम्नलिखित में कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? तंबाकू का मोज़ेक रोग। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है सैथिल रोग को। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है सैथिल रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है ऑक्सीजन की कमी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? धान हरित वाली, ये गलत है। सही है मटर का पाउडरी मिल्ड्यू, सही है। बाजरा का ऑर्गोट रोग, सही है। चना का उकठा विल्स, सही है। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। करनाल बंट बीमारी है गेहूं की। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक केसी मेहता। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक है केसी मेहता। टॉपिक नंबर 7 है पादप उत्तक प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है कैम्बियम कहलाता है। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम कहलाता है। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए।
पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों को गिनती करके। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। वायु ऊतक किस पौधे में पाया जाता है? हाइड्रोफाइटा में। वायु ऊतक किसमें पाया जाता है? हाइड्रोफाइटस में। आर्किस में बिलामेन ऊतक पाया जाता है मूलों में। आर्किस में बिलामेन ऊतक पाया जाता है मूलों में। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतररंध्रीय एघा। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतररंध्रीय एघा। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलयन क्रिया नहीं होती है क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष। 50 को वार्षिक वलय तो 50 वर्ष आयु। अच्छा क्वेश्चन है कि यदि सन 1985 में एक वृक्ष एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 1998 में कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिदिन 4 इंच की लंबाई में बढ़ता है? तब 5 फीट। 5 फीट। अगला क्वेश्चन है कि जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? वायु ऊतक। जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? जलोदभिद वायु ऊतक की। शीर्षस्थ विभाजीय ऊतक उत्तरदायी होता है लंबाई वृद्धि के लिए। शीर्षस्थ विभाजीय ऊतक उत्तरदायी होता है लंबाई वृद्धि के लिए। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं मरुद्भिद। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं मरुद्भिद। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है। निम्न में से कारण है कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है। निम्न कारण है कॉर्क के बाहर विलगन पत्तियों के परत के बन जाने से। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी को अवशोषित करने के लिए। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी अवशोषित करने के लिए। पार्श्व विभाजीय ऊतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। पार्श्व विभाजीय ऊतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को शाखा परिवहन करना। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों का खाद्य परिवहन करना। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेकर सुवेर। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेकर सुवेर से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी की आगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबाई दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जा सकते हैं तथा जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता के कारण इसकी बहुतायन को माना जा सकता है दृढ़ ऊतक। टॉपिक नंबर 8 है पादप अनुवांशिकी प्लांट जेनेटिक्स। क्वेश्चन है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है अनुवांशिकी। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के जनक माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। अनुवांशिकी का जनक वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया।
वंशागति की इकाई है जीन। वंशागति की इकाई क्या है? जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संक्रमण का प्रयोग किया था? गार्डन पी। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का कार्य किया था? गार्डन पी। बारबरा मैकक्लिंटन किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। बारबरा मैकक्लिंटन किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? आनुवंशिक के नियम। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता का नियम। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं: पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम एवं प्रभाविकता का नियम। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इसमें विपर्यार्थी लक्षण उपस्थित थे। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इसमें विपर्यार्थी लक्षण उपस्थित थे। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है सहलगनता। मेंडल के नियम का अपवाद है सहलगनता। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है 3:1। मोनोहाइब्रिड का अनुपात होता है 3:1। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला? कॉर्नबर्ग। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला? कॉर्नबर्ग। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? जीन संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? जीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वेटसन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा? वेटसन। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिकता शब्द किसने गाढ़ा? वेटसन। आनुवंशिकता शब्द किसने गाढ़ा? वेटसन। अगला टॉपिक है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं से वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रव जालिका ER। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखा झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रव जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम।
कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपयुक्त सभी। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपयुक्त सभी। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइक्रोकॉन्ड्रिया। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करते हैं क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों की विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करते हैं क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। 80% से अधिक सेल यानी कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो 2 और 4 स्लाइडेन और स्वान दोनों। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान दोनों थे। किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सेंट्रियोल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सेंट्रियोल। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। प्रोग्रैंड सेल डेथ का कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एंजील। प्रोग्रैम्ड सेल डेथ कोशिकाओं एवं आणविक नियंत्रण कहलाता है एंजील। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? लवक। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? लवक, प्लास्टिड। लाइसोसोम्स का कार्य करते हैं अंतःकोशिकाओं पाचन के लिए में। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। कोशिका भित्ति होती है पराग में। कोशिका भित्ति होती है पराग में। माइक्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। माइक्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। माइक्रोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। माइक्रोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन था? हैक्सेल। जीव द्रव जीवन की भौतिक आधार है, सर्वप्रथम किसने किया? हैक्सले। डीएनए के द्विहेक्सिल प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक। डीएनए का द्विहेक्सिल मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्राउन। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक विधि नियंत्रित होती है केंद्रक के द्वारा। सूत्रकणिका शब्द प्रयोग प्रदान किया बाल्डेयर। क्रोमोसोम शब्द दिया बाल्डेयर। अंतःप्रवजालिका ईआर की खोज किसने की थी? पोर्टर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? पोर्टर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल और रस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल और तथा रस्का।
वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑफियोग्लोसस में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लोसस में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, अन्य कोशिकांग से। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कोशिकीय तथा आणविक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा, जो जीवाणु की है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सभी देह ऊतकों एक ही प्रकार की कोशिकाओं में विद्यमान है। ये बात क्या है? गलत है। सही क्या है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। सही है। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। यह बात सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागमय है? कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिकांग में कौन सा अंगक अर्धपरागमय? कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्मा। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका कला वर्णात्मक परागमय होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं को संचालन को रोक दिया जाता है। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी। टॉपिक नंबर 10, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? रीटर। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? रीटर। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। जीव एवं वातावरण। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। जीवों और वातावरण। स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक अध्ययन। स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ट्रांसले। पारिस्थितिकी शब्द इकोसिस्टम शब्दावली किसने दिया? ट्रांसले। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन सा है? जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है जैविक और अजैविक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनाती है उत्पादक, उपभोक्ताओं और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य के प्रकाश। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में होती है प्राथमिक उत्पादक। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में होती है प्राथमिक उत्पादक। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपरदन।
वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपर्दन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनों को उगाने के द्वारा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनों को उगाने द्वारा। बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके। बाढ़ों को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोभित वनस्पति। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोभित वनस्पति। न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? शुष्क भित्त का। न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? शुष्क भित्त। मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करके जारे गहराई में चली जाती है। मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तर से जल अवशोषित करने से जल की गहराई में चली जाती है। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जीव जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। अधिपादन वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है। अधिपादन वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है। मिमेकोफिली एक लाभदायक संयोजक होता है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। मिमेकोफिली एक लाभदायक संयोजक होता है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। खाद्य श्रृंखला में अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? एक जीव से दूसरे जीव। हाइड्रोफाइटा होते हैं कहते हैं एक जलीय पौधा। हाइड्रोफाइटा एक जलीय पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? करील। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुद्भिद है? करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। पर्यावरण का अजैव अध्ययन का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। हाइड्रोपोनिक संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाने रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.33%। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिसमें नियंत्रण दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। निम्न में से कौन सा कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। निम्न में से कौन सा कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया ग्रीनले। पारिस्थितिकी नीचे शब्द की संकल्पना का प्रतिपादित किया ग्रीनले। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है? महासागर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? महासागर। मनुष्य किसके द्वारा
जीवन मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। संबंधित पौधे की नई किस्म और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटपन पादप और जीव जंतु का। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटपन पादप और जीव जंतु का। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन हो। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन हो। इनमें से कौन जैव विविधता के लिए खतरा है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पति विनाश तथा झूम खेती। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनों उन्मूलन। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का कौन सा प्रमुख कारण है? वनों उन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारण कौन सा है? मानव गतिविधि। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन की कटाई। डेनमार्क उन भारतीय उत्पादक को दिया जाता है इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क कब आया? 1991 में। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते बहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय ऑक्सीजन के निषेचन प्रभाव। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है 9.0 ppm। विश्व के सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथिया। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप क्या है? जल हायासिंथिया। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु इनकी कमी से के कारण मर जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएगी। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं स्वस्थाने। स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। चारण आहार श्रृंखला में आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र में जलमग्न हो जाएगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत।
भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है प्राकृतिक संसाधन। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। निम्न में से कौन सा एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभाव कारक है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्न में से कौन सा एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभाव कारक है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा ओजोन रिक्ति कारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलांस और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनमें से तीनों होंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोग है? तो उपयुक्त में से सभी हेतु उपयोग है। पोषक पुनः प्राप्ति एवं चरण हेतु, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का अवमूल्यन करने हेतु, तलछट रोक नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता है। ये बात गलत है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून सही है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, ये बात सही है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ों इकट्ठे करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकड़ी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? भारत में है। कहाँ? अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में है, लेकिन भारत में नहीं है। चौकड़ी स्टेशन स्थापित भारत में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है, ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है। यह बात नहीं है, गलत है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठन युक्त होते हैं, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। लेकिन यह एक बंद तंत्र होता है, यह बात गलत है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी और मानव। खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और मानव। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1973। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1973। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से क्रम सही है? मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। इनमें से घटती उत्पादनशीलता के क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? मैंग्रोव, घास मैदान, झील और सागर। इसी के साथ आज चैप्टर को समाप्त करते हैं। कल से प्रदूषण और अगले वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ।